सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशी से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ मौज मस्ती भी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर के आया हूँ गाइस, तो हम लोग टेंस के सेकंड पार्ट में एंटर कर चुके हैं आज, जहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के रूल्स के बारे में कि किस परिस्थिति के होने पर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है, या एग्जाम में अगर हमें कोई टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम वहाँ टेंस की पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ रहा था उन सब में मैंने ब्रैकेट बना करके और आपको क्वेश्चंस दे दिए, ब्रैकेट बना करके आपको टेंस बता दिया, सब टेंस बता दिया कि भाई यहाँ पे ये टेंस है, यहाँ पर पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है कि परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अब हम उसके एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो टेंस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट आएगी उसमें आपको कुछ भी लिंक नहीं मिलेगा, कोई हिंट उसमें नहीं दिया जाएगा जहां से आप पता लगा सके कि यहाँ पर कौन सा टेंस हो सकता है। तो उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स को। और जैसा कि हमने बड़े ऊट पटांग तरीके से, बड़े अलग तरीके से, कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से हम लोगों ने स्टडी की थी टेंस के फर्स्ट पार्ट की, जहां हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से समझा, बिल्कुल कुछ वैसा ही तरीका है, अलग सा, कुछ डिफरेंट सा, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टेंसेस का टाइम पता लगा सकते हैं किसी सेंटेंस में किन चीज़ों को देख करके। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें सस्पेंस है जो धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर खुलेंगी कि कैसे हम लोग आगे के टेंस को स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम पहले बात करने वाले हैं सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही, हमारा फर्स्ट डिस्कशन होने वाला है। हम लोगों ने पहले भी ऐसे नहीं पढ़ा कि पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, फिर पास्ट टेंस पढ़ लिया, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ लिया। हमने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं। हमने तो सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़े, सारे हेल्पिंग वर्ब्स सभी टेंसेस में एक साथ पढ़े, सारे मेन वर्ब जो हैं सभी टेंसेस में एक साथ पढ़े। तो अब हम जो टेंस को जिस तरीके से देखने वाले हैं वो हमारा फॉर्मेशन रहने वाला है। सबसे पहले हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? सिंपल टेंस की बात करेंगे कि कहाँ, किस तरह से, क्यों, किस लिए सिंपल टेंस होता है। तो सिंपल टेंस के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जहां मात्र कार्य का होना दिखाई दे, जहां मात्र क्या दिखाई दे? कार्य का होना दिखाई दे, वहां पर हमारा सिंपल टेंस होता है। अब अगर मैं कहूं कि कार्य के होने से क्या मतलब है, तो कार्य के होने से मतलब है कि ता था ता था, वो डांस वाला ता था नहीं है, ता, थी, ते, थे, या फिर या। थोड़ा सा अजीब तरीका हो गया, चलिए इसको समझते हैं कि यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर मैं बात करूंगा सिंपल पास्ट टेंस की, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा हिंदी के वाक्यों में? वह पढ़ता था, वह खाता था, वह पीता था, वह चलती थी, वह नाचती थी, वह गाती थी, वे पढ़ते थे, वे तैरते थे। तो इस तरह के वाक्य जहां पर देखें वहां पर हम क्या समझ जाएंगे कि यहां पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस हुआ है। और इसी की तुलना में और इसी के कंपैरिजन में अगर ता, ती या ते के साथ में है आ जाता है तो वहां पर हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और इसी के कंपैरिजन में ता, ती, ते होगा पुल्लिंग के लिए या होंगे बहुवचन के लिए। एक वचन के लिए आ जाएगा होगा और बहुवचन के लिए आ जाएंगे होंगे। यहां पे मैंने एक और एक्स्ट्रा लिया है या पता है क्यों लिया है? अगर मैं कहता हूं उसने खाना खाया, पिया, चला, सोया, गाना गाया, तो या जिसके लास्ट में आ रहा है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सिंपल टेंस जो है वो बिल्कुल एक ही फॉर्मेशन को फॉलो करता है। केवल थे आ गया, थी आ गया, था आ गया तो पास्ट टेंस, है आ गया
तो प्रेजेंट टेंस, होगा या होगी आ गया तो फ्यूचर टेंस। भैया ये चीजें तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ये तो बिल्कुल समान रूप से चल रही है, इनमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि सिंपल टेंस का बेसिक नेचर जो है वो समान होता है तीनों ही स्थानों पर, ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन नियम पूर्वक हमें पता होना चाहिए कि कहां पर कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम और डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा सिंपल टेंस आगे बढ़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूं वो केवल और केवल पास्ट टेंस लेकर के आया हूं कि पास्ट टेंस में बनने वाले वाक्य किस आधार पे बनते हैं या उन वाक्यों का निर्माण किस आधार पे होता है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो पास्ट टेंस में किसी भी इंग्लिश के वाक्य को लिखने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जो बच्चे बार बार मैसेज करते रहते हैं ना, सर इंग्लिश लिखना सिखा दीजिए, सर ट्रांसलेशन करना सिखा दीजिए, सर आंसर पता तो है लेकिन इंग्लिश लिख नहीं पाते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जहां पर वो इंग्लिश आसानी से लिख पाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप किसी कार्य को दर्शाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यदि आप किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, यानी कि कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कोई कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो उसे बताने के लिए हम इन 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारा वाक्य क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा वाक्य हो सकता है अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक। अगर सकारात्मक वाक्य है तो हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो सकारात्मक वाक्यों को अगर हम बनाना चाहेंगे तो हिंदी में हम एक वाक्य ले लेते हैं। सामान्य रूप से हिंदी का हमारा वाक्य क्या है, तो हिंदी का वाक्य है मैंने सेब खाया। मैंने क्या किया, मैंने सेब खाया। तो यहां पर खाने की क्रिया हो रही है तो खाना हमारा वर्ब हो गया। क्या खाया जा रहा है, तो सेब खाया जा रहा है, तो सेब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खाने वाला कौन है, क्रिया को कौन कर रहा है, तो क्रिया को करने वाला मैं हूं, तो मैं यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो सब्जेक्ट मेरा इस वाक्य के अनुसार सबसे पहले आना चाहिए। तो सब्जेक्ट में मैंने ले लिया आई, फिर क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो खाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो ईट होने से क्या हुआ, आई एट। एट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ईट की सेकेंड फॉर्म हमारी एट है। और क्या खाया मैंने, तो एक सेब खाया ना, तो अंग्रेजी में हो जाएगा एन एप्पल। मैंने क्या खाया, एक सेब खाया। अगर इसी जगह वाक्य मुझे नकारात्मक बनाना है कि मैंने सेब नहीं खाया, क्या वाक्य बनाना है, मैंने सेब नहीं खाया। तो क्या ये मेरा वाक्य नकारात्मक हो गया कि नहीं हुआ, कि मैंने सेब नहीं खाया। अंग्रेजी में सब्जेक्ट वापस आए रह गया। स्ट्रक्चर को मैं एज इट इज फॉलो कर रहा हूं, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट का ईट ही रह गया। क्या नहीं खाया, सेब, तो एन एप्पल मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो हाँ कि ना। सेम परिस्थिति में अगर मेरा वाक्य इंटेरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक होने की स्थिति में मैं जहां पर मुझसे जो मांगा जा रहा है बस मैं वो दे रहा हूं, मैं तो वाक्य बना ही नहीं रहा, मैं वाक्य नहीं बना रहा, मैं इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिख रहा। ये आकर के मुझे बता रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए और जो ये मांग रहा है मैं इसको दे रहा हूं। तो इसने कहा भैया पहले मेरे को डिड चाहिए, ये लो भैया, हमें तो मतलब ही नहीं, आप डिड ले लो। अब ये पूछ रहा है सब्जेक्ट कौन है भाई, क्रिया को करने वाला कौन था, साहब मैं था, ये लो साहब हमारा सब्जेक्ट आ गया। अच्छा अब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दो, सर वर्ब है मेरी ईट, इसकी फर्स्ट फॉर्म आप ले लो मेरे से, ये ईट ले लो आप। उसके बाद क्या है भाई, क्या कार्य था जिस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेब का था साहब, तो एन एप्पल। कर्म मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, एन एप्पल, और लास्ट में मेरा क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो मैंने ये मेरे से एक एक चीज मांगता गया, मैं इसे एक एक चीज देता गया और वाक्य अपने आप बन गया। मैंने वाक्य नहीं बनाया, मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, मैं जानता ही नहीं हूं इंग्लिश लिखना, आती नहीं इंग्लिश लिखना यार, बिल्कुल ही जीरो डब्बा, कुछ नहीं आता मुझे, बस ये कुछ मांग रहा है मुझसे और मैं इसको दे रहा हूं।
अब वापस से मुझसे क्या मांग रहा है, तो पहले मांग रहा है कि भैया डिड दे दो, ये लो भैया डिड। वाक्य कैसा मेरा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। डिड मांगा, डिड दे दिया। फिर मांगा सब्जेक्ट, ये रहा साहब सब्जेक्ट। फिर मांगा नॉट, ये लीजिए सर नॉट। फिर मांगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लीजिए सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मांगा ऑब्जेक्ट, ये लीजिए सर ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मांग रहा है, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं मेरी बात को आप लोग मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन सच में मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ये मेरे से कुछ मांग रहा है और मैं इसे दे रहा हूं। ये सब्जेक्ट मांगता है, मैं सब्जेक्ट दे देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर अब सब्जेक्ट मेरा बदल गया। सब्जेक्ट है मैक्स, कि यहां पर भैया हमारे मैक्स जो भाई साहब हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कल, उन्होंने पाठ पढ़ा। क्या किया उन्होंने कल, उन्होंने पाठ पढ़ा। ठीक है, तो कल पढ़ा तो भूतकाल में चला गया बात। अब ये मेरे से कह रहे हैं अच्छा पढ़ने वाला कौन था, सब्जेक्ट कौन था, तो मैंने कहा साहब सब्जेक्ट तो हमारे मैक्स भाई साहब थे। बोला अच्छा ठीक है, क्या किया उन्होंने, उन्होंने पढ़ा। पढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं साहब। लर्न की मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, मुझे तो नहीं आती सेकंड फॉर्म, तो मैं अपने किसी बुक में देख लूंगा, गूगल पे सर्च कर लूंगा, कहीं से तो पता करूंगा, क्योंकि जो मुझे नहीं आता वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे मिल गई लर्नड। उसके बाद में उन्होंने पूछा अच्छा उसने पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, तो मैंने कहा साहब उसने तो पाठ पढ़ा था। पाठ पढ़ा ना, लेसन पढ़ा साहब उसने। तो मेरा वाक्य क्या बन गया, मैक्स लर्नड लेसन। बात इतनी सी है, ठीक है। तो जो आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है, जो मांग रहा है, बस उसे वो आगे से आगे देते जाइए। ये चाहिए लो भैया, ये चाहिए लो भैया, और एक एक वर्ड लिखते जाइए, आपका वाक्य अपने आप बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगला इसके अंदर देखते हैं कि मान लीजिए मुझे ऐसा कोई वाक्य बनाना है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। वहां पर क्या है, डिस्क्रिप्शन है, किसी तरह का वर्णन है, किसी चीज का विवरण है, या किसी चीज का या किसी का परिचय। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है। ठीक है, ये जो मार्कर है इसका कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं, पेन के नाम से ले लेते हैं। अब देखो मैं हिंदी में केवल इतना लिखूंगा, काला पेन था। सर के हाथ में कौन सा पेन था, तो ब्लैक पेन था भाई, काला पेन था। अच्छा क्या था, सब्जेक्ट क्या था साहब, पेन था। पेन एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है साहब, एक वचन है तो वॉज लग गया। कैसा था, ब्लैक था साहब। ये हो गया मेरा सकारात्मक वाक्य, पेन वॉज ब्लैक। अब ब्लैक को मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा, कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कर्म। तो कर्ता जिसे प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, कर्ता जिस चीज को चाहता है, प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए कोई क्रिया कर रहा है, वही चीज कर्म बनेगी। यहां पर पेन जो है वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, और कोई क्रिया ना करके उसे कोई ब्लैक चीज प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए यहां पे क्या बनेगा, पेन वॉज ब्लैक। तो पेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। या आप उसे ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे किसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पेन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो जिसके बारे में वाक्य होता है, पढ़ा होगा आपने सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, कि कर्ता वह होता है जिसके विषय में आगे का पूरा वाक्य हो। कर्ता और विधेय कहा जाता है उसे। तो कर्ता वो जिसका परिचय दिया जा रहा है, जिसके बारे में पूरा वाक्य है, और ये पूरा का पूरा वाक्य किसके विषय में है, पेन के विषय में है। तो पेन हमारा यहाँ कर्ता हो गया। अब इसके विषय में वाक्य क्या है कि इसका परिचय दिया जा रहा है या इसका वर्णन किया जा रहा है कि इसका रंग कैसा है, इसका कलर कैसा है। ठीक है भाई, मेरी टी शर्ट है, मेरी टी शर्ट का कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, मेरे बाल है, मेरे बालों का कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, मेरे पास सेलफोन है, मेरे सेलफोन का कलर क्या है, ग्रे। ठीक है, तो किसी भी चीज का
आकार बताया जाए, प्रकार बताया जाए, आकृति बताया जाए, रंग बताया जाए, शेप साइज बताए जाए, तो समझ लो कि भैया वहां उसके परिचय का काम चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इसी वाक्य को नकारात्मक बनाना चाहता हूं कि पेन काला नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? कौन काला नहीं है? पेन काला नहीं है। तो पेन के बारे में वाक्य है। पेन वापस सिंगुलर, सिंगुलर है साहब, ये लो। अच्छा, काला है क्या? नहीं, तो ये नॉट मैंने एज इट इज ले लिया। और फिर कैसा नहीं है? तो ब्लैक नहीं है। अगला प्रश्न मेरा आया कि क्या पेन काला है? क्या पेन काला है? तो मैंने सबसे पहले लिया सब्जेक्ट, वापस मैंने लिया पेन। पेन के अकॉर्डिंग वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं? मैंने लगा लिया वॉज। मैं हमेशा ऐसे उल्टा ही लिखता हूं, मेरी आदत है कि जब भी ऐसे वाक्य बनाने होते हैं ना, तो मैं पहले कर्ता ही लिखता हूं, ताकि जब उसके साथ मुझे वर्ब लगानी हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं यहां देख के ही लगाता हूं। मैं जबरदस्ती अपने दिमाग में उलझता नहीं हूं कि भाई पहले वॉज या वर क्या लगाऊं, कहीं गलती से वॉज की जगह वर या वर की जगह वॉज ना लग जाए। मैं उन चक्रों में पड़ता ही नहीं। मैं क्या करता हूं, पहले सब्जेक्ट लिखता हूं, उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग हैंड टू हैंड पास में वर्ब लिख लेता हूं। वॉज पेन कैसा था? क्या मांग रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारा ब्लैक है, ब्लैक दे दिया। अगला वापस, ये मेरा नकारात्मक प्रश्नवाचक है, तो वॉज का वॉज रह गया, पेन का पेन रह गया, नॉट का नॉट आ गया, कॉम्प्लीमेंट मेरा ब्लैक है तो ब्लैक आ गया। फिर से मैं कहता हूं, जो मैंने बात कही आप लोगों को बड़ी विचित्र लगेगी। मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश लिखना भी नहीं आता। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये मेरे से कुछ ना कुछ मांग रहा है, और क्योंकि मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूं मेरे सेकंड और थर्ड लेक्चर में कि जो मांगे मैं इसको प्रेम पूर्वक दे सकता हूं। ये चाहिए, ले बेटा कोई बात नहीं। तीसरा और चौथा जो मेरा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 3 और 4, उसमें इसको जो कुछ चाहिए वो मैं वहां से अभ्यास करके आया हूं। मैं पहले ही प्रैक्टिस करके आया हूं उसकी, कि वॉज कहां लगेगा, वर कहां लगेगा, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 मैंने अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है। आई मेरी बात समझ में? एक और अगर इस पे हम प्रयास करें तो प्रयास करके हम क्या बना सकते हैं? टेबल इज लार्ज। टेबल कैसी है? बड़ी है। गड़बड़ हो गई। टेबल वॉज लार्ज। टेबल कैसी थी? बड़ी थी। इसी को नकारात्मक बनाना है। क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। ये लो भैया सब्जेक्ट। क्या चाहिए? वॉज या वर। टेबल एक वचन है, वॉज ले लो। क्या चाहिए? नॉट चाहिए, ये लो भैया नॉट। आगे क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट, ये लो भैया कॉम्प्लीमेंट। अब क्या चाहिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए? पहले वॉज या वर चाहिए। मुझे नहीं पता वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, मैं रुक जा, वॉज और वर अभी लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? टेबल है। अच्छा, टेबल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वॉज की वर? टेबल तो एक वचन है तो यहां मैं वॉज लगा लेता हूं। वॉज टेबल। अब क्या मांग रहा है? कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है, ये ले भैया कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या मांग रहा है? फिर से वॉज या वर मांग रहा है। शांति, रुको, अभी देंगे कुछ ना कुछ वॉज या वर। पहले तो हम टेबल ले लें। टेबल के अनुसार क्या लगाऊं? वॉज या वर? सिंगुलर है, वॉज लगा लिया। आगे क्या मांग रहा है? नॉट मांग रहा है, ये लो भैया नॉट। और उसके बाद में लार्ज मांग रहा है, तो ये लो भैया लार्ज, लास्ट में ले लो मेरे से क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फॉलो करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करने में दिक्कत क्यों नहीं है या दिक्कत क्यों नहीं होगी, तो इससे पिछले वाले फ्रेम पे चलते हैं एक बार। सब्जेक्ट सब जगह पर है, ऑब्जेक्ट सब जगह पर है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर इन दो शब्दों को मैं हटा देता हूं इस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर से, चारों से, तो मेरे पास दो चीजें बचती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और उन दोनों के चार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर हर चार्ट के साथ अगर मैं ये लगा दूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इन दो चीजों को हटा देता हूं तो मुझे मेन डेटा मिल जाएगा जो मुझे पूरे टेंसेस का एक साथ चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में ध्यान रखना, ये काम नहीं आएगा, वो दोनों चार्ट काम आएंगे। लेकिन जब इंग्लिश लिखने की बारी आएगी तो उस चार्ट से मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सारा डेटा वहां क्लियर हो गया। लेकिन किसके बाद किसे कैसे लिखना है उसे जानने के लिए हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर पास्ट एडवर्ब्स। अब पास्ट एडवर्ब मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, एडवर्ब का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं ये एडवर्ब्स? तो इन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या होते हैं एडवर्ब्स? तो एडवर्ब्स होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से क्या मतलब है? जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। अच्छा, हम यहां पे क्रिया विशेषण क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चे बड़े परेशान होते हैं मुझसे, बोले सर आप टेंस शुरू करते हो, बीच में नाउन प्रोनाउन पढ़ा देते हो, अब फिर टेंस शुरू हो रहा है, आप बीच में एडवर्ब लिया है, चाहते क्या हो? अगर यही चाह रहे हो तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दो पूरा। नहीं, ऐसा नहीं कि पहले पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा दो। एक हमारे घर पे बॉक्स होता है जर्नली, या एक खूंटी होती है ना, कील होती है, जिसपे सारी चाबियां टंगी हुई रहती है। हमें अगर कोई भी एक ताला खोलना होता है ना, तो हम सारी चाबियों को लेकर नहीं घूमते हैं। जो ताला खोलना है केवल उस ताले की चाबी उठाते हैं, जाते हैं, ताला खोलते हैं, बात खत्म। हमें वहां नाउन और प्रोनाउन की जरूरत थी, हम इज्जत से गए, नाउन उठाया, प्रोनाउन उठाया, पढ़ा, सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना काम किया, बात खत्म, आगे बढ़ो। हम यहां आए, हमें चाहिए कि क्रिया के होने का समय हमें पता चल जाए। क्या पता चल जाए? क्रिया के होने का समय पता चल जाए। तो क्रिया का पता है और क्रिया के होने का समय पता है, तो मुझे सेंटेंस के लास्ट में पहले की तरह सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। और जब क्वेश्चन आएगा मेरे सामने तो इन सब को पढ़ करके मैं आसानी से पहचान सकता हूं, अच्छा क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट, ओके लास्ट नाइट, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पास्ट टेंस। तो लास्ट नाइट से अगर कोई वाक्य बन रहा है या किसी वाक्य के अंत में लास्ट नाइट दिखाई दे रहा है, तो समझ लो भैया सिंपल पास्ट टेंस में बनने वाला है मेरा ये जो बनेगा सेंटेंस, वो कौन से टेंस में बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आप कहते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न या एबेसेदे वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा सहायक जो है वो हमेशा एडवर्ब्स होंगे आपके लिए, याद रखना। अगर मैं कहूं ऑलवेज, अगर मैं कहता हूं डेली, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रेजेंट के एडवर्ब है। मैंने कहा लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट समर, ऐसा कुछ भी कहूं जो लास्ट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि लास्ट के बाद में समय दर्शाने वाला कोई शब्द आ जाए, तो वो कौन से टेंस में चला जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। कितना आसान है। अब किसी भी क्वेश्चन को देखते समय सबसे पहले आगे से नहीं देखेंगे, पीछे से देखेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कौन सा टेंस बता रहा है। तो एडवर्ब देखा, पता चल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली बात आती है हमारे लिए यस्टरडे। यस्टरडे दिस रेफर टू द डे बिफोर टुडे, आज से पूर्व का दिन, डे बिफोर टुडे, आज से पहले का दिन, यानी यस्टरडे किसी भी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो हम कौन सा टेंस करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस वहां पे करेंगे, बट नॉट एट एनी स्पेसिफिक टाइम। लेकिन यस्टरडे में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कल मैंने खाना खाया, कब खाया? सुबह खाया, दोपहर में खाया, शाम को खाया, रात को खाया। कल मैंने खाना खाया, कब खाया? सुबह, दोपहर, शाम या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल खाया तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। कल सुबह खाया, सिंपल पास्ट, दोपहर में खाया, सिंपल पास्ट, शाम को खाया, सिंपल पास्ट, रात को खाया तो भी सिंपल ही पास्ट है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक टाइम की जानकारी ना होने पर भी, निश्चित समय की जानकारी ना होने पर भी, यस्टरडे में अगर कोई काम हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लास्ट के बाद में अगर कोई समय आ जाए, जैसे कि दिस टाइम एडवर्बियल इज सिमिलर टू यस्टरडे। ये टाइम एडवर्बियल यानी कि ये
समय का क्रिया विशेषण जो है वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल समानांतर है किसके, यस्टरडे के, क्योंकि यस्टरडे भी भूतकाल बताता है और लास्ट के साथ कोई समय आ जाए वो भी भूतकाल दिखाता है। बट इट कैन बी यूज्ड विथ मैनी डिफरेंट टाइप रेफरेंसेस, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है कई अलग अलग समय को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पिछली रात बताई गई, रात हटा के सप्ताह बता दिया, सप्ताह हटा के महीना बता दिया, तो देखो डिफरेंट टाइम आ रहे हैं ना। यहाँ पर टाइम कौन सा आ रहा है, नाइट का, यहाँ क्या आ गया, वीक आ गया, यहाँ क्या आ गया, मंथ आ गया, मंथ के बाद यहाँ क्या आ गया, ईयर आ गया, पिछला साल, पिछला ट्यूसडे, पिछली गर्मियों का समय। तो लास्ट के बाद कोई भी ऐसा समय शब्द आ जाए जो कि समय सूचक हो, कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो समय सूचक हो, भिन्न भिन्न समयों को दर्शाता हो, तो वहां हमें सिंपल पास्ट टेंस करना चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, AN1 अगो। ठीक है, तो AN1 और फिर से कोई समय सूचक शब्द आ जाए और उसके बाद आ जाए अगो। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन बताऊंगा, मजा आएगा। तो AN1 समय सूचक शब्द और अगो आ जाए तो उसे भी हमें सिंपल पास्ट टेंस में रखना चाहिए। अ सिंगुलर नाउन फ्रेज शोइंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक नाउन फ्रेज संज्ञा से संबंधित वाक्यांश, जिसमें संज्ञा का वाक्यांश बन रहा हो, अगर वो अ पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि किसी कालांश को बताता है या किसी काल खंड या समय खंड को दर्शाता है। ठीक है, समय बिंदु और कालांश या काल खंड में अंतर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 12 बजे तो ये समय बिंदु है, लेकिन मैं कहूं 12 बजे से 3 बजे तो ये जाकर के मेरा कालखंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब बनाते हैं, इस तरीके से जब हम एडवर्ब देखते हैं जो कि नाउन फ्रेज से बन रहा हो, तो हम कौन से टेंस में रखते हैं इसे, सिंपल पास्ट टेंस में हम इसे रखते हैं। नाउन्स AN और 1, अब वो सारी की सारी नाउन्स या वो सारी की सारी चीजें जो फॉलो की जाती हैं, शुरुआत में आ जाए A आ जाए, N आ जाए या 1 आ जाए, तो क्या आ गया, A या 1 मिनट अगो, 1 मिनट पहले, लेकिन 1 मिनट पहले वाला किस में जाएगा, बात की थी हमने, आज के दिन में अगर कुछ भी हुआ है तो। अब मिनट अगो यस्टरडे, यानी इसी समय से 1 मिनट पहले कोई काम हुआ, लेकिन कब हुआ, कल हुआ, इसके साथ यस्टरडे होना चाहिए अ मिनट अगो, वरना तो ये कौन से टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। A या 1 आवर अगो, ये भी प्रेजेंट टेंस। अ या 1 वीक अगो, यहां से ओवरनाइट हो गया ना, एक रात पहले की बात हो गई, अब पास्ट टेंस चालू हो गया। 1 सप्ताह पहले पास्ट टेंस, 1 सप्ताह पहले, अब आप उसके लिए अ वीक अगो या 1 वीक अगो भी कह सकते हैं। अब मंथ अगो, 1 महीने पहले तो भी ठीक है। A या 1 ईयर अगो, ये भी ठीक है। ठीक है, अ डेकेड अगो भी हो सकता है, 1 दशक पहले, 10 साल पहले के लिए हम क्या बोल सकते हैं, अ डेकेड अगो। ठीक है, ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है, एटसेट्रा। इसीलिए आया है कि कोई भी चीज अगर इस फॉर्मेशन पे चलती है AN1, ठीक है, तो उसके बाद में अगर कोई समय सूचक शब्द आए और उसके बाद में अगो आ जाए, तो अगर वो बात एक रात से पहले की है, कल रात से पहले की है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो पास्ट टेंस में चल जाएंगी। कल रात की भी है तो भी पास्ट टेंस में चल जाएगी। आज सूर्योदय से पहले की होनी चाहिए या सो के उठने से पहले की होनी चाहिए। आप जब भी सो के उठे थे उससे पहले की बात होनी चाहिए, उसके बाद की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है, अ लॉन्ग टाइम अगो। अब यहां पर कोई निश्चित समय सूचक शब्द नहीं है, यहां पे क्या हुआ, अब कोई निश्चित समय सूचक शब्द नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो गया, एक लंबे समय पहले की बात है। तो अ लॉन्ग टाइम अगो जो है ये भी इसी फॉर्मेट पे काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये हमें यहां पे ध्यान रखना है। अगला हमारा आ जाता है प्लूरल नंबर और एक्सप्रेशन, कि प्लूरल नंबर या प्लूरल नंबर को दर्शाने वाले, ठीक है, या तो कोई बहुवचन की संख्या हो, क्या हो, बहुवचन की कोई संख्या हो, और एक्सप्रेशन या कोई भाव दर्शा दे, एक्सप्रेशन दे, यानी कि
बहुवचन की संख्या का भाव दर्शा रहा हो और उसके बाद में आ जाए अगो, यहां पर तो आ जाए ये दो चीजें और उसके बाद में आ जाए अगो, तो वहां पर भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 मिनट्स अगो में नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, आज है इसलिए। 3 आवर्स अगो में नहीं करेंगे। सेवरल डेज अगो में हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस का। अब देखो सेवरल डेज अगो में हमारे को क्या है, प्लूरल नाउन का सेंस मिल रहा है, एक्सप्रेशन मिल रहा है कि बात क्या कह रहा है, कई दिनों पहले। अब कई दिनों कितने दिनों, अब यहां पे कोई बहुवचन की संख्या तो आई नहीं, लेकिन ये कह रहा है कई दिनों पहले, तो कई दिन है तो इसका मतलब 2 से तो ज्यादा ही होंगे। तो यहां पर निश्चित तौर पर बहुवचन की संख्या तो नहीं आई, लेकिन उसके भाव को दर्शाने के लिए, उसके सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड आ गया कई दिनों पहले। अब फ्यू वीक्स अगो, कई कुछ सप्ताह पहले, इसकी जगह मैं ये भी तो कह सकता हूं 3 वीक्स अगो के 3 सप्ताह पहले। अगर मैं 3 वीक्स अगो कह दूंगा तो मेरे को प्लूरल नंबर मिल गया, और अगर फ्यू वीक्स कहूंगा तो यहां पे मुझे प्लूरल नंबर का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है। अ नंबर ऑफ मंथ्स अगो, कई महीनों पहले। मैनी ईयर्स अगो, कई सालों पहले। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में ले जाती हैं। आई वेंट टू जयपुर 3 months अगो, मैं जयपुर गया था 3 महीने पहले। आई सॉ अ मूवी 2 years अगो, मैंने एक पिक्चर देखी थी 2 साल पहले। आई मेरी बात समझ में? तो जो भी पूर्व में, भूतकाल में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे इस टेंस में हमारे आ जाएंगे और इस टेंस के साथ ही हम उनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, यानी कि कल का जो दिन था उससे पहले के, उसके पूर्व के जितने भी दिन हैं। तो यहां पे क्या आ गया, जैसे 2 days अगो, 2 दिन पहले। अब इसको आप कितने भी दिन कर सकते हो, 2 days, 5 days, 10 days, 50 days, 500 days, जितने करना चाहो उतने दिन पहले की आप कह सकते हो। ठीक है, तो द डे बिफोर यस्टरडे जो है, दिस टाइम एडवर्बियल हैज द सेम मीनिंग ऑफ 2 days अगो। द डे बिफोर यस्टरडे, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो बनेगा परसों। क्या बनेगा, परसों। लेकिन आने वाला परसों नहीं, परसों कौन सा, भूतकाल वाला, बीता हुआ परसों। कल से पहले का दिन, आज का दिन आज, आज से पहले का दिन कल, कल से पहले का दिन क्या क्या, कल से पहले का दिन परसों। तो परसों को बताने के लिए हम बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। इसका बिल्कुल वही भावार्थ होता है जो भावार्थ होता है 2 days अगो का। 2 दिन पहले कहूं या परसों कहूं, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है द डैश बिफोर लास्ट। ये कॉमन टाइम एडवर्बियल जो है ये सिमिलर है द डे बिफोर यस्टरडे के, यानी कि परसों से संबंधित ही ये अर्थ यहां पर देता है। बट इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी मोर टाइम रेफरेंसेस, लेकिन इसे और भी अधिक समय बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल केवल परसों को दर्शाने के लिए किया जाएगा, उससे पहले के टाइम रेफरेंसेस हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं द डे बिफोर यस्टरडे कहता हूं ना, तो इसका मतलब तो केवल परसों बनेगा। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूं, इससे मैं परसों के बारे में भी बता सकता हूं और उससे पूर्व के दिनों के बारे में भी बता सकता हूं। द नाइट बिफोर लास्ट, यानी कल से पहले की रात। द वीक बिफोर लास्ट, यानी कि पिछला सप्ताह जो था उससे पहले का सप्ताह। द मंथ बिफोर लास्ट, पिछला जो महीना था उससे पहले का महीना। तो अब ये हर चीज में परसों का सेंस दे रहा है। दिन में दिया तो डे बिफोर लास्ट कह दिया। अब पिछले से पिछले सप्ताह को बता रहा है, पिछले से पिछले दिन को नहीं बता रहा है, पिछले से पिछले सप्ताह को बता रहा है। तो क्या कह दिया, द वीक बिफोर लास्ट। पिछले से पिछले महीने को बता रहा है तो बता दिया द मंथ बिफोर लास्ट। पिछले से पिछले साल को बताएगा द ईयर बिफोर लास्ट, यानी कि पिछले से पिछला साल। पिछले साल के लिए तो मैं सीधा कह दूंगा लास्ट ईयर, लेकिन पिछले से पिछले साल के लिए क्या कहूंगा, द ईयर बिफोर लास्ट। इस तरीके से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, करना चाहूं तो। और एमसीक्यू में अगर मुझे ये दिखाई देता है, वाक्य के अंत में अगर ये दिखाई दे जाए, तो समझ जाओ कि भैया बात जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चल रही है, बात सिंपल पास्ट टेंस में हो रही है।
नेक्स्ट हमारा ये आता है पास्ट डेट्स, पुरानी कोई भी तारीखें हो। एनी टाइम एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ डेट बिफोर नाउ। आज क्या तारीख है? तो आज सर हमारी तारीख हो गई 10/9/2022। आज हमारी क्या तारीख है? 10/9/2022। इससे पहले यानी कि 9/9/2022 और इससे पहले की जितनी तारीखें हैं, जितनी डेट्स हैं, वो सारी की सारी पास्ट टेंस है। यानी कि ये तो पास्ट टेंस है ही, 9/9/2022 तो पास्ट टेंस है ही। 9/9/2022 और उससे पहले की सारी डेट्स हमारी सिंपल पास्ट टेंस में किसी कार्य को होते हुए दर्शाएगी। अब देखो तारीखों में क्या क्या आ जाता है। इन 1998, आप में से कई लोग पैदा हुए होंगे, शायद आप लोगों में से तो कई लोग उसके बाद के होंगे, है ना। तो 1998 जो है वो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। किसी का जन्म हुआ है 1998 को तो वो कहेगा आई वॉज बोर्न इन 1998। वॉज बोर्न कह रहा है वो कि मेरा जन्म हुआ था 1998 के अंदर। ऑन जून 21, जून 21 का मतलब ये है कि अगर इससे पहले जा चुका है कोई जून 21 तो उसके बारे में बात की जा रही है। ऑन जून 21, 2000, ड्यूरिंग 1995, इन द 19th सेंचुरी, लास्ट क्रिसमस। ये सारी की सारी चीजें पुरानी किसी निश्चित तिथि को दर्शाती हैं। ठीक है, ये किसको दिखा रही है? भूतकालिक निश्चित समय को दर्शाते हैं। सारी की सारी चीजें भूतकालिक निश्चित समय को दर्शाने वाली हैं कि किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है गाइस पास्ट इवेंट, यानी कि भूतकाल में हुई हुई घटनाएं। एनी टाइम दैट रेफर्स टू एन इवेंट। एन इवेंट का मतलब है कोई घटना या कार्य, कोई घटना अथवा कोई कार्य जो कि भूतकाल में हुआ है। दैट हैपेंड बिफोर नाउ, जो आज से, नाउ का मतलब अभी मत लेना, आज से पूर्व हुआ है। ऑल्सो रिक्वायर्स अ पास्ट टेंस, उसमें भी हमें पास्ट टेंस की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखिए, ऑन माई लास्ट बर्थडे, मेरे पिछले जन्मदिन पर, मेरे पिछले जन्मदिन पर कोई कार्य हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास की शुरुआत में अगर कोई कार्य हुआ था कल। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में कोई घटना हुई थी उसको बताने के लिए। व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, आज सुबह जब मैं उठा उस समय को बता रहा है। व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज अ बॉय, इसको प्रेजेंट टेंस में रख लेना, और आज की अगर बात करोगे तो इसे प्रेजेंट टेंस में रख लेना। जब तक इन दोनों के साथ में कोई एक और पास्ट टेंस का एडवर्ब नहीं आएगा तब तक ये पास्ट टेंस में नहीं जाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ माई क्लास, यस्टरडे अगर मैं बोलता हूं तो ठीक है, तब तो सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन केवल इतना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, आज सुबह जब मैं उठा, उसको भी प्रेजेंट टेंस में रखो क्योंकि आज सुबह की घटना है और आज की घटनाओं को हम पास्ट टेंस में नहीं लेके जाते हैं। लेकिन व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग की जगह दैट मॉर्निंग हो जाए, यानी कि पास्ट का एडवर्ब आ जाए, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज अ बॉय, जब मेरे दादाजी एक बच्चे थे, उस समय में अगर कोई घटना हुई तो डेफिनेटली वो पास्ट टेंस को बताती है। अगर ऐसे ही मैं किसी घटना की बात करूं, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं बच्चा था, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया था, जब मुझे टीचिंग करते हुए 5 साल हो गए थे, अब ये जितनी घटनाएं हैं इन सब समय में मैं अगर किसी भी घटना का वर्णन करूंगा तो उस घटना का वर्णन मैं सिंपल पास्ट टेंस में ही करूंगा, उससे अन्य किसी और टेंस में मैं अन्य आगे वाली घटना का वर्णन नहीं करूंगा। ठीक है गाइस, आई होप आज का अभी तक का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, जो हमने क्लास डिस्कस की है कि किस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वाक्यों का निर्माण किया जाता है और किस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी एमसीक्यू में, यानी कि किसी भी बहुवैकल्पिक प्रश्न में इन चीज़ों को देख करके बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैसे या किस प्रकार से वहाँ पर कौन सा टेंस हुआ है, और ख़ास करके आज जो हमने बात की सिंपल पास्ट टेंस कहाँ पर हुआ है उसके बारे में हम बहुत आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए गाइज आगे की बात करते हैं, देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आज के लेक्चर में आपको ठीक से समझ में आया होगा कि भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में किसी भी बात को अंग्रेजी में कैसे लिखा जा सकता है और कौन कौन से एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से एमसीक्यूज को पहचान सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां मैं आपके लिए सारे रूल्स और डिनोट्स लाने वाला हूं कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ में सिंपल पास्ट टेंस कब होता है, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस कब होता है, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कब होता है, कब हम वाक्य में इफ़ अगर हमारे वाक्य में आ जाता है वाक्य की शुरुआत में, और अगर उसके बाद का वाक्य जो है, चलो ये देख के आना यार, एक रूल दे देता हूँ, इस रूल को पढ़ के आना। अगर मेरे पास वाक्य के प्रारंभ में आ गया इफ़, और इफ़ के बाद में अगर मेरे पास एक वाक्य आ गया सिंपल पास्ट टेंस, और इसके बाद क्या आएगा, किस टेंस में वाक्य होगा और उस टेंस की क्या विशेषताएं होंगी, ये ज़रा मेरे को देख करके ला करके बताइए। अगले लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस बनता है, कोई शर्तिया वाक्य बनता है जहां एक कार्य पर दूसरे कार्य की निर्भरता हो, इफ से शुरू हो रहा हो, उसके बाद में अगली चीज अगला जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का हो, तो उसके बाद हम उस वाक्य को कैसे पूर्ण करेंगे। ठीक है, देख के आना, मुझे कमेंट में बताना, और कमेंट में बताओगे उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, उससे पहले नहीं लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।